हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। अब हम यहाँ पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, दो केस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक होगा ऑन एक्सियल लाइन, दूसरा होगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो पहला केस हमारा है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन कौन सी होती है? डाइपोल जानते होंगे, दो चार्ज का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं और दोनों की वैल्यू सेम होती है, अमाउंट सेम होता है, लेकिन नेचर अपोजिट होता है। अब P यहाँ पे क्या है? डाइपोल मोमेंट है। इसकी वैल्यू होती है 2L/Q और O यहाँ पे मिड पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक की? 2L। तो ये कितनी हो जाएगी? L, और ये भी कितनी हो जाएगी? L। अब मान लो एक्सियल लाइन मीन्स ये जो एक्स है इसके लाइन पे कोई पॉइंट हो, उसे बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। मान लो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा है। 1 कूलम चार्ज रखो या कोई सा भी चार्ज रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 कूलम लेने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो हम बेसिकली 1 कूलम लेके ही सारी जो डिस्कस करते हैं। अब मान लिया कि ये पी पॉइंट है जो मिड पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पे है। अब देखो यहाँ पे दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा एट पी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल फाइंड करने के लिए चार्ज और उस पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है वो फाइंड कर लिया हमने, तो हम पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हैं। देखो V इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? K, और K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम सीधा K भी लिख सकते हैं। अब बार बार आप ये वैल्यू ना लिख के सीधा K भी लिख सकते हैं। और K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। तो K Q अपॉन R। अब Q की वैल्यू कितनी है? प्लस Q। और R क्या है? डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट की और चार्ज की। तो हम देखते हैं कि प्लस Q चार्ज कहाँ रखा हुआ है? प्लस Q यहाँ रखा हुआ है। और P पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। तो इस B और P के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी, इतनी सी, है ना। ये डिस्टेंस में फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि टोटल कितनी यहाँ से यहाँ तक की x है, और ये कितनी यहाँ से यहाँ तक की l है। तो ये कितनी हो जाएगी? x माइनस l। इसका मतलब हमने डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर ली, वो कितनी है? x माइनस l। तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल V P Q प्लस, मतलब पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q प्लस या Q पॉजिटिव इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। हमें यहाँ पे Q चार्ज से मतलब है, चार्ज Q हो गया। और डिस्टेंस कितनी है? अभी हमने देखा था x माइनस l। अब देखो ये तो प्लस Q की वजह से हो गया। अब यहाँ पे एक चार्ज और है माइनस Q, उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि पोटेंशियल एट P क्या होगा। तो ये रहा माइनस Q चार्ज। हमें इस
चार्ज से उस पॉइंट पी की डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये फाइंड करनी है। हम जानते हैं ये कितनी है, x है, और ये कितनी है, यहाँ पे l है। तो टोटल क्या हो जाएगी, x प्लस l। ये कितनी हो जाएगी, x प्लस l। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल वी पी क्यू माइनस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू माइनस क्यू नेगेटिव इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, माइनस क्यू। मैंने पहले कहा था फॉर्मूले में आप चार्ज को विथ साइन रखना है। तो चार्ज कितना है, माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट की उसे चार्ज से। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्ज। अब हमें यह देखना है कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। इसका मतलब हमें सिंपल ऐड कर देना है जो वैल्यू हमारे पास, उनको सिंपल ऐड करना है। डायरेक्शन की कमी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात है, जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा सिंपल ऐड ही होता है। तो वी पी एंड पोटेंशियल एट पी इक्वल टू वी पी क्यू प्लस प्लस वी पी क्यू माइनस। अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आता है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है या कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं। अब वैल्यू पुट करें तो ये बचता है ब्रैकेट में, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लेना है और सिंपल ये आपको निकाल लोगे। वी पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो और ये वैल्यू किसकी होती है, हम जानते हैं डायपोल मोमेंट की। P इक्वल टू 2L/Q, ये वैल्यू हो गई डायपोल मोमेंट की। सेकंड केस जो है, एट ए पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। अब इक्वाटोरियल लाइन कौन सी होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू एन डायपोल। तो हमने बात की थी, वहाँ पर भी दो कंडीशन ली थी, एक एक्सियल लाइन, एक इक्वाटोरियल लाइन। तो उसी केस को यहाँ पे देखते हैं हम। वही डायपोल, दो चार्ज होंगे, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन होगी, इसका मिड पॉइंट O है। अब Q पॉइंट इस इक्वाटोरियल लाइन पे होगी। मतलब इक्वाटोरियल लाइन कौन सी होती है, वो लाइन जो डायपोल के मिड पॉइंट से निकले और परपेंडिकुलर हो। अब देखो, हमें क्या करना है कि टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है Q पे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है वी क्यू पोटेंशियल Q ड्यू टू Q प्लस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और बी क्यू क्या है, इस प्लस Q की उससे पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस है। तो ये क्या हो गई, बी क्यू हो गई। वी क्यू क्यू माइनस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। हम जानते हैं कि चार्ज विथ साइन होता है, तो माइनस क्यू अपॉन ए क्यू कौन सी है, ये डिस्टेंस ए क्यू। अब हम सिंपल ऐड करेंगे, वी क्यू पोटेंशियल एट क्यू इक्वल टू वी प्लस वी पी क्यू प्लस प्लस वी पी क्यू माइनस। सिंपल ऐड करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। अब देखो, वी क्यू इक्वल टू 0 क्यों हुआ। हमें यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो ट्राइंगल दो बन रहे हैं A Q O,
ए क्यू ओ और बी ओ क्यू, ए ओ क्यू और बी ओ क्यू, तो ट्राइंगल बन रहे हैं। हम जानते हैं दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर का मीन्स मतलब यहाँ पे ये है, देखो ये डिस्टेंस, ये आर्म, ये साइड, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ये कॉमन हो गई, ये भी इक्वल होगी। अगर हम पाइथागोरस का यूज करें तो ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी की वैल्यू आएगी। आप देख लो, वाई मान के करो तो ए क्यू इक्वल टू बी क्यू आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि ए क्यू और बी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो 1/, बी क्यू माइनस 1/, ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 जाएगी तो मतलब क्या हुआ, फिर बी क्यू भी 0 होगा। The net electrostatic potential at a point in the electric field due to an electric dipole at any point on the equatorial line is 0। मतलब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 क्यों होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस बराबर होती है उससे। या ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सी लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है, तो कौन सी लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे। देखो, जब भी बात करें हम पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी पड़ेगी, उस चार्ज की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो दोनों चार्ज सेम है, केवल फर्क क्या है, ये अपोजिट चार्ज है, इतना फ़र्क है। अमाउंट या मैग्नीट्यूड सेम होता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू बी क्यू होता होगा। तो अगर ए क्यू इक्वल टू बी क्यू होगा तो हमेशा ही वो डिस्टेंस बराबर रहेगी और उस जगह पोटेंशियल 0 रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं ना, सिंपल हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इस चार्ज में से -5 वोल्ट है और इस चार्ज की वजह से +5 वोल्ट होगा। सिंपल ऐड करेंगे तो +5 - 5 = 0। ये सिंपल समझने वाली बात है कि ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती नहीं है इसकी। तो हम सिंपल ऐड करते हैं, और सिंपल ऐड का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो, लेकिन चार्ज अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये भी बड़ी बात है, इसे वर्ड में लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल, मतलब एक समान पोटेंशियल हो, इक्वल पोटेंशियल हो। सरफेसेस से मतलब ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे, मतलब चेंज ना हो। वो क्या होती है, ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से क्या होता है, क्या कंडीशन होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे। अब हम जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, कि डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यूनिफॉर्म होती है, या बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। ये ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। अब देखो, जब पैरेलल होती है तो ये जो सरफेस है वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू सेम रहेगी इस सरफेस के लिए। अब देखो, सेकंड केस है यहाँ पे फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज।
अगर सिंगल चार्ज हो तो उसकी वजह से कौन सी सरफेस होगी, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो देखने वाली बात यहाँ पे है, देखो हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। के कांस्टेंट है और इस कंडीशन में चार्ज भी कांस्टेंट है, कि चार्ज चेंज नहीं हो रहा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि अगर ये कांस्टेंट कब होगा, जब आर कांस्टेंट होगा। क्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, अब बचा केवल आर। और आर कब कांस्टेंट होता है, जब ये जो चार्ज से कोई ऐसी डिस्टेंस जो बराबर डिस्टेंस पे हो, या बराबर ऐसा सरफेस जो इस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे हो। अगर हम बात करें 2D में, 2D मान लो 2D में देखो, 2D में बात करें तो ये चार्ज है, प्लस क्यू रखा हुआ है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलती है पैरेलल। तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर निकलती है तो अगर हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें, इस प्लस क्यू को चार्ज मानकर, इस प्लस क्यू चार्ज को सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें, तो क्या होता है, देखो कुछ ये सर्कल ड्रॉ होंगी। मान लो हम इस सर्कल की बात करें, हम 2D में बात कर रहे हैं अभी, 3D में बाद में देखेंगे। पहले तो हम 2D में समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है। तो देखो, अब अगर हम बात करें इस सर्कल की, तो इस सर्कल से इस चार्ज की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी और रेडियस सेम होगी। तो V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। क्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, अब आर भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि इस सर्कल पे जो भी पॉइंट होगा, इस सर्कल पे जो भी पॉइंट होगा उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर हमने कांस्टेंट कर दिया। हम सर्कल ही ले रहे हैं तो रेडियस तो सेम होती है एक सर्कल की, तो वहाँ पे अपने आप ही V की वैल्यू सेम हो गई। तो इस सर्कल पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। ये तो हमने 2D में माना। अगर हम 3D में माने तो क्या होगा, एक स्फीयर बनेगा और स्फीयर में वो स्फीयर उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे होगा, और जब आर डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा, उस सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। तो हम उस जो सरफेस बनती है एक स्फीयर के फॉर्म में, उस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो क्या होता है कि अगर ये चार्ज बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा होगा, तो ये जो लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये क्या हो जाएगी, नियरली पैरेलल हो जाएगी। और जो ये सरफेस है वो कैसे हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े स्फीयर बन जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो इनको छोटे छोटे पार्ट में काट लें हम, जो सरफेस बनता है वो कैसा बनता है, एक प्लेन सरफेस बनता है। और जो प्लेन सरफेस बनता है उसे हम बोलते हैं प्लेन इक्वेटोरियल सरफेस। यहाँ पे ये है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। देख लो, जब बोल दो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर हमें इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, मान लो इस पे करनी है,
तो हम पहले इसका क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर ये आ गया। मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट निकलता है सेंटर से रेडियस की अकॉर्डिंग, तो वो शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे दो सरफेस हैं, एक तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो हम जानते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टी ऑफ देखते हैं वो क्या होती है, वो ये है कि उस प्लेन में, उस सरफेस में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। अगर उस सरफेस में कोई दो पॉइंट है तो उन दो पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका यूज़ करें तो उस हिसाब से अगर दो पॉइंट ए और बी सरफेस में है, कौन सी सरफेस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, तो दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब वी ए इक्वल टू वी बी हो जाएगा, और जब वी ए इक्वल टू वी बी हो जाएगा तो डब्लू ये इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। फिर डब्ल्यू बी ए की वैल्यू क्या होगी, अपने आप जीरो होगी। तो मतलब ये है कि सिंपल अगर हम कहें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में। एस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वी बी इक्वल टू वी ए। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू जीरो। The electric field is always perpendicular to the element dl of the equipotential surface. Since no work is done on equipotential surface, अगर हम इसका यूज करें डब्ल्यू ए बी इक्वल टू हम जानते हैं माइनस क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, और ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। अब जीरो कब होगा भाई, क्यू नॉट जीरो हो नहीं सकता। तो कंडीशन ये है कि ई भी जीरो नहीं है और डी आर एलिमेंट भी जीरो नहीं है। तो जीरो कब होगा, जब इनके बीच में एंगल क्या हो, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। और डी आर यहाँ पे क्या है, उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखो ये यहाँ पे इस कंडीशन में बात करें, अगर हम यहाँ पे डी आर कोई छोटा एलिमेंट लें तो डी आर का वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और ये जो है ये किस तरफ होगा, ये होगा इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना हो यहाँ पे, 90 डिग्री। तो इस केस में न ई जीरो है न डी आर जीरो है। तो जीरो कब होगा, जब इनके बीच में एंगल 90 हो। बिकॉज 90 क्या होता है, जीरो होता है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें ये होता है डॉट प्रोडक्ट। हम जानते हैं ई जीरो नहीं है, डी आर जीरो नहीं है, इसका मतलब अब क्या होगा, कोस थीटा जीरो होगा। और कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ई वेक्टर और डी आर वेक्टर या डी एल वैक्टर बोल दो, जो हम एलिमेंट ले रहे हैं छोटा सा एलिमेंट, वो डी एल भी ले सकते हैं और डी आर भी ले सकते हैं। तो वो डी एल और ई वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तभी ये पॉसिबल होगा। अब देखो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है
इक्विपोटेंशियल surfaces indicate region of strong or weak electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट ये होता है कि मतलब चेंज इन पोटेंशियल इन पर डिस्टेंस, उसे बोलते हैं हम ग्रेडियंट। कोई भी अगर डिस्टेंस पे अगर कोई वैल्यू, यहाँ पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अगर हम किसी और की बात करें तो वो ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ अगर डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है तो वो ग्रेडियंट होता है। तो ई की वैल्यू हम फाइंड करनी है, तो ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। देखो हम जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, हमने पहले बात की थी ई डॉट डी आर होता है। अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये होगा डी वी और ये हो जाएगा माइनस ई डी आर। तो इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर माइनस का हो जाएगा। तो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम बात करें डी आर इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी ई, अब अगर डी वी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि चेंज होगा ही नहीं ना। इक्विपोटेंशियल लाइन है तो डी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज है ही नहीं। तो डी आर अपॉन वन अपॉन ई होगा। सो इसका मतलब हम क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज है तो डी आर बहुत छोटा होगा। एलिमेंट हमें बहुत छोटा लेना पड़ेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जो सेपरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो बहुत कम होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो सेपरेशन बिटवीन सरफेसेस आर लार्जर। इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो दूर दूर होगी। यहाँ पर हम सिंपल समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती है तो वो शो करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत दूर दूर होती है, उनमें बहुत गैप होता है, तो वो शो करता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पे समझने वाली बात, इस लाइन का मतलब यही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती है, बहुत नियर होती है, तो वो शो करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत दूर होती है तो वो शो करता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट। अब ये कंडीशन होती है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है, देखो, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट then at point of interaction there will be two value of the electric potential which is not possible। इसका मतलब ये, अगर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे क्या हुआ कि दो वैल्यू की पोटेंशियल है जो पॉसिबल नहीं है। एक सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक ही वैल्यू हो सकती है, अलग अलग नहीं हो सकती। अब हम सेम वैसा ही कर सकते हैं जैसा हमने किया था प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने कहा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि रीज़न है, अगर वो इंटरसेक्ट करती तो वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दो होती, दो, और इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकती, जो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, मतलब एक यूनिक होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इंटरसेक्ट कर जाएं। तो सेम ऐसा ही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी का कंसेप्ट भी वैसा ही है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते तो क्या होता, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दो होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने ये कहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, और जब दो वैल्यू हो गई इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैन नॉट
intersect each other.